नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की विशेषताओं पर बात करेंगे। दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं पर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर उन विशिष्ट कवियों में से एक हैं जो जिनकी कविता हर कोई पढ़ना सुनना चाहता है। उनकी कविताओं में एक अलग प्रकार का उत्साह, एक अलग प्रकार का जोश हमें दिखाई देता है। निराश हताश व्यक्ति को भी ये कविताएं पुनः प्रेरित करने वाली होती हैं। दिनकर अपनी राष्ट्रीय और उत्साह भाव को जागृत करने वाली कविताओं के लिए ही हिंदी जगत में विख्यात रहे हैं। दिनकर का काव्य औज, पौरुष और वीरता से परिपूर्ण है। इनके काव्य में निहित वीर रस राष्ट्रीयता का पोषक है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हो चुकी उसकी रक्षा के लिए तथा शत्रुओं को पराजित करने के लिए उनकी कविता में ललकार और अंगार है। जहाँ कहीं भी उन्होंने अनीति और अन्याय या अत्याचार को देखा, वहीं उनका कोप भड़क उठता है। कवि की हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी आदि वे कविताएं हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। एक विशेष कवि की विशेष श्रेणी है। उनके काव्य की विशेषताओं में सबसे पहले हम उस क्रांति रूप को ही ले सकते हैं, यानी दिनकर जी की कविता में क्रांति। कवि समसामयिक विषय और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों का क्रांतिकारी समाधान ढूंढता है। वे झूठे अव्यावहारिक आदर्शों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बल्कि सीधा समस्या समाधान और शत्रुओं पर प्रहार करने में विश्वास करते हैं। देखिए, क्रांति धात्री कविते अब जागो, उठ अंबर में आग लगा दें, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक पंक्ति मात्र हमारे अंदर कितना जोश, कितना उत्साह का संचार करती है। तो जब हम उनका पूरा काव्य यदि पढ़ें, सुने, गुने, उस पर विचार करें, तो हमारे जो विचार हैं या हमारा उत्साह है वो किस श्रेणी का होगा, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अत्याचारों को सीधी उन्होंने चुनौती दी। सड़ी गली मानव विरोधी व्यवस्था को का जो एक कैंचुल था, यानी वो परंपराएं जो चली आ रही थी और समाज पर लदी पड़ी थी, या यूं कहें कि कंचुल की भांति चारों ओर लिपटी हुई थी, उसको उतार फेंकने में वे कभी पीछे नहीं रहे। इसमें वे अपना धर्म समझते हैं। वे बार बार अपने काव्य के माध्यम से क्रांति का आह्वान करते हैं। दूसरी जो हम विशेषता तत्व के रूप में ले सकते हैं या बिंदु के रूप में ले सकते हैं, वो लेंगे राष्ट्र रक्षा के लिए बलिदान की प्रेरणा। वो हमें प्रेरित करते हैं कि राष्ट्र की रक्षा में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो भी वो कम है। अपने कुरुक्षेत्र महाकाव्य में दिनकर ने शांति की राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगों की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि संसार में तो शक्ति की ही भाषा समझी जाती है। सन 1962 में पंचशील का पाठ करने वाले चीन ने भारत पर आक्रमण करके अव्यावहारिक आदर्शों की खिल्ली उड़ाई थी। भारत अपनी आदर्शवादिता में चिपक कर और युद्ध हार गया था। अतः दिनकर जी ने प्रतिशोध को स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए आवश्यक धर्म माना, और प्रतिशोध की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है उसका सर्वत्र यशोगान होता है। यानी वो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अनीति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, या जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया है उसके प्रति हमारे हृदय में प्रतिशोध की भावना होनी चाहिए। इसका आशय ये नहीं है कि वो हमें प्रतिक्रिया स्वरूप दुश्मनी सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे कहते हैं प्रतिशोध से होती है शौर्य की शिखाएं हरित, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। नरों में यानी उस पुरुष में जिसके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, वो अपने आप में पापी है, पाप का भागीदार है। इसी कड़ी में अगली विशेषता देशभक्ति और राष्ट्रीयता। उनके अंदर उनकी जो देशभक्ति है वो देखते ही बनती है। राष्ट्रीयता का भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। राष्ट्रीय चेतना उनमें कूट कूट कर भरी है। अन्य कवियों की तरह नहीं, बल्कि दिनकर तो राष्ट्र के सुख दुख में समान भागीदार हैं। जिस प्रकार रीतिकालीन कवियों में भूषण का स्वर अलग ही सुनाई देता है, उसी प्रकार दिनकर भी अपने समसामयिक कवियों में राष्ट्रीयता का शंखनाद करने वाले अद्वितीय कवि हैं। भारत की आज़ादी का जो संघर्ष था, उसमें जिस समय भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने अपने बलिदान दिए थे, उस समय कवि स्वयं भी आज़ादी के भागीदार थे। वो स्वयं इस आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। गुप्त जी अपनी भारत भारती के माध्यम से पहले ही देशभक्ति का मंत्र फूंक चुके थे। दिनकर ने उसी यज्ञशाला को और भी अधिक प्रज्वलित किया। राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, सहानुभूति, सांस्कृतिक चेतना और उसकी अभिव्यक्ति, राष्ट्रीयता का जय घोष, गौरवपूर्ण अतीत का सम्मान, स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्सर्ग भाव, भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव दिनकर जी की राष्ट्रीय चेतना का आधार रहा है। विदेशी शासन के प्रति विद्रोह, दमन के विरुद्ध आक्रोश के भाव भी राष्ट्रीयता जगाते हैं। दिनकर ने ब्रिटिश सत्ता को सीधा ललकारा था। देखिए, सुनो समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी इस सिंहासन की मालिक जो है वो अब जनता है, वो आ रही है, निकट है, ये सिंहासन उसके लिए छोड़ दो। स्पष्ट ललकार है। सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो कवि ने देश के भीतरी और बाहरी शत्रुओं को ललकारा तथा देश को कमजोर बना देने वाली नीति को चुनौती दे डाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीनी युद्ध के समय शांति और अहिंसा की वकालत की थी, किंतु दिनकर ने युद्ध के अवसर पर देश की रक्षा के लिए सबल रणनीति की बात कही थी। और क्या कहा था? अब भी पशु मत बनो, कहा है वीर जवाहरलाल ने, पर यह सुधा तरंग कौन पीने देता है। यानी ये बात तो विचार तक है। हुए बिना पशु कौन जीने देता है। यानी पशु के सामने पशु बनना पड़ता है। जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते या रोते हैं कि अकेली नीति जो है वो काम नहीं करती है, शस्त्र बल भी
आवश्यक है। शस्त्र बल होगा तभी शास्त्रों की इज्जत होगी, नीति की इज्जत होगी। दिनकर ने अपने काव्य में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं को पिरोकर राष्ट्र में स्फूर्ति, तेज, बल, पौरुष, वीरता का योगदान किया। दिनकर जी इसके साथ साथ ये नहीं कि वे केवल हिंसा में विश्वास करते थे या उनकी प्रवृत्ति हिंसक थी, नहीं, वे मानवता के पुजारी थे। वे मनुष्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। इसलिए मनुष्य की प्रगति में बाधक तत्वों को हटाने का वे स्वयं संकल्प करते हैं। वे विज्ञान के बढ़ते हुए विनाशकारी स्वरूप को मानव का विरोधी बताते हैं। इससे अगली और अंतिम विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं, मैं यहाँ पर उनकी केवल भावगत विशेषताओं की बात करूँगा। यहाँ पर हम अंतिम विशेषता के रूप में लेंगे अतीत का गौरव गान। हमारा जो पुराना समय रहा है, हमारा जो अतीत रहा है, उसका उन्होंने गुणगान किया है। दिनकर भारतीय इतिहास और अतीत के गायक कवि हैं। उनका अध्ययन और विश्वास भारत के गौरवशाली अतीत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने वाला है। प्राचीन भारतीय इतिहास, पौराणिक आख्यान मानव परंपरा की समृद्ध धरोहर है। भारत में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महापुरुष हुए जो हजारों वर्ष बीत जाने पर भी हमारे लिए आज भी आदर्श बने हुए हैं। प्राचीन भारत की राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, नारी पुरुष संबंध, रीति रिवाज, परंपराएं आज भी अनुकरणीय हैं। दिनकर को राष्ट्र के एक एक पत्थर से लगाव है। ये उनके काव्य में देखा भी जा सकता है। यानी देश का एक एक हिस्सा, चाहे वो हमें अनुपयोगी दिखने वाला पत्थर ही क्यों ना हो, वो भी दिनकर को प्यारा लगता है। अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्र सेवा की है। इसीलिए आज हर कोई रामधारी सिंह दिनकर को एक अलग ही तरह के अलग ही श्रेणी के कवि के रूप में पहचानते हैं। धन्यवाद।